हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार सीएचयू के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के आंसर की के बारे में, जिससे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं इस पेपर से वो आपको बताए जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मिले हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे, और प्रीवियस पार्ट के अंदर कुछ कंबाइंडली आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए 2 लाइनें हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिल, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिल, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। दोस्तों आपको नाखुश नहीं होना है। अगर आपका बिहार सीएचयू में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको नाखुश बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत सारी वैकेंसीज आती है, आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू बनाए रखें। बस अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो सफ़र को आपको जारी रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक गोल बना लीजिए, एक आप टारगेट बना लीजिए कि इस जगह मेरे को जाना ही है, जाना ही है। तो आप अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे तो आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी ही पड़ेगी। बिना स्टडी का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यू अपना सफ़र जो है वो जारी रखना है, आपको अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचना है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस पेपर के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन इज कॉज्ड बाई विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जीरोप्थेल्मिया, नेक्स्ट प्लेग्रा, नेक्स्ट बेरीबेरी, नेक्स्ट स्कर्वी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी स्कर्वी। जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, स्कर्वी। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट पेलेग्रा, नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन। दोस्तों आपको बताना है नियासिन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपने पढ़े होंगे विटामिन ए को जैसे रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है, उसी प्रकार से नियासिन को कौन से विटामिन के नाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बेरीबेरी, बेरीबेरी किसकी कमी से होती है, थायमिन की कमी से, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो आपको नियासिन का कमेंट करके आंसर जरूर बताना जो मैंने आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीजल्स और जर्मन मीजल्स के अंदर कौन सा डिफरेंस है। आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन इतना सा पता चला है कि मीजल्स और जर्मन मीजल्स के अंदर आपको डिफरेंस पूछा गया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मीजल्स क्या होता है, जर्मन मीजल्स क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंस है क्या, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पता है कि किस प्रकार से पूछा गया था और कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए थे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको सही आंसर बताया जाएगा। देखिए मीजल्स क्या होता है, मीजल्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जो मीजल्स है वो वायरल डिजीज कंडीशन है, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। आगे देखिए, मोर सीवियर एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो मीजल्स है ये मोर सीवियर होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ये डेथ भी करवा सकती है। यानी कि किसी पर्सन के अंदर अगर मीजल्स हो जाए तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसको अफेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो पर्सन तो यूं ही मर जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डिजीज ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, तो सीधी सी बात है सीवियर फॉर्म होगी और लाइफ थ्रेटनिंग भी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए रूबेला, यानी कि जर्मन मीजल्स को और किस नाम से जाना जाता है आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर में करना है रूबेला। ओके यहाँ पे देखिए रूबेला इज कॉज बाय द वायरस, ये भी वायरस की वजह से ही कॉज होता है, लेकिन दैट इन्वेड द लिम्फ नोड, आइज एंड स्किन। लेकिन ये किसको अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड्स, आइज एंड स्किन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए जनरली माइल्डर, यानी कि ये कोई सीवियर फॉर्म नहीं होती है, ना ही कोई ये सीवियर इफेक्ट करता है बॉडी के अंदर,
ये माइल्ड फॉर्म होती है, लेकिन जर्मन मीजल्स के अंदर एक ही प्रिकॉशंस रखना होता है। वो किसके अंदर रखना होता है, देखिए, बट कॉशन नीडेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको जो बता दिया है। बाकी आपके अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको सही आंसर बताया जाएगा, मेरे को ऑप्शंस पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ एपिडेमिक। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया कि एपिडेमिक होता क्या है, फिर से आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको एक बार फिर से याद हो जाए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज। नेक्स्ट समथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। नेक्स्ट डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कंट्री, पॉपुलेशन और रीजन। नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, डिजीज दैट अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए, वो डिजीज कंडीशन जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन विद इन ए कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिजीज कंडीशन जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर और पर्टिकुलर रीजन के लोगों को अफेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, एपिडेमिक। यहाँ पे दो डेफिनेशन और दी गई है, वो किसकी है ये भी जान लो। फर्स्ट है एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज। वो डिजीज कंडीशन जो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर फैल जाए उन्हें क्या बोलेंगे, पैंडेमिक। क्या कहते हैं, पैंडेमिक। यानी कि जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया गया है वो किसका है, पैंडेमिक की डेफिनेशन है। जैसे अभी चल रहा है कोरोना, यानी कि ऑल ओवर बहुत सारी कंट्रीज को चपेट में ले चुका है। नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। देखिए, वो डिजीज कंडीशन जो एक पर्टिकुलर पीपल या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही स्प्रेड आउट हो रही है, वो क्या कहलाती है, एंडेमिक। क्या कहलाती है, एंडेमिक। यहाँ पे आपको पूछा गया था एपिडेमिक, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस में इसी प्रकार से मिले होंगे। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो एक है पेंडेमिक की, एक है एंडेमिक की, और जो तीसरी डेफिनेशन है ऑप्शन सी, ये है एपिडेमिक की। चलिए, तीन यहाँ पे डेफिनेशंस आपकी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरिया बेसिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हालांकि मेरे को कंप्लीट क्वेश्चंस तो नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि डायरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं डायरिया के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर, साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड विथ डायरिया में इंक्लूड। कौन कौन से साइन सिम्टम है, देखिए, फर्स्ट है लूज एंड वाटरी स्टूल्स। डायरिया हो रहा है तो सीधी सी बात है दस्त तो लगेंगे ही लगेंगे, और वो कैसे होंगे, लूज एंड वाटरी स्टूल। एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आएंगे, एब्डोमिनल पेन भी होगा, फीवर भी आएगा, साथ ही ब्लड इन स्टूल, स्टूल के साथ में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे म्यूकस इन स्टूल, नेक्स्ट ब्लॉटिंग, नोजिया, अर्जेंट नीड टू हैव ए बॉवल मूवमेंट। तो ये कुछ साइन सिम्टम है जो डायरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से आपको ऑप्शंस में दिए गए होंगे, और हो सकता है आपको डायरिया के 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देके एक आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ना देके एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया हो। तो मेरे को क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं मिला, सिर्फ इतना ही पता चला है कि डायरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम आपको बता दिए गए, इन्हीं में से आपको ऑप्शन भी मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉबेरी वेजाइना सीन इन विच डिजीज कंडीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी वेजाइना कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, नेक्स्ट वेजिनाइटिस, नेक्स्ट ट्रिकोमोनियासिस, नेक्स्ट गोनोरिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, ट्रिकोमोनियासिस। ट्रिकोमोनियासिस डिजीज कंडीशन के अंदर स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिलती है। बाकी जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है इनका कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रॉबेरी वेजाइना से, ना ही कोई वेजाइनाइटिस का है, ना ही गोनोरिया का है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना था वो क्या करना था, ट्रिकोमोनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMI स्टैंड्स फॉर। ये स्नोस्टेट में भी पूछा गया था 2020 के अंदर BMI से। हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था वहाँ पे, क्योंकि एम्स है तो वो तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से ही पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आपको करेक्ट आंसर करना था बॉडी मास इंडेक्स। ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इसके साथ में और कुछ भी रैशनल आपको बताया जाएगा, वो भी आपको याद करना है, फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स, BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। साथ ही इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है BMI का kg/मीटर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है।
अब देखिए इसकी जो बीएमआई है वो नॉर्मल कितने पे होती है, अंडरवेट को किसको बोलोगे, कितनी बीएमआई होगी, और ओवरवेट और ओबेज, इस प्रकार से मतलब कितनी कितनी बीएमआई पे कितनी किसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट देखिए बिलो 18.5, अगर 18.5 से कम बीएमआई किसी पर्सन की होती है तो उसे किसके अंदर रखेंगे, अंडरवेट के अंदर, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, अंडरवेट के अंदर। नेक्स्ट 18.5 टू 24.9, यानी कि 18.5 से लेकर 24.5 अगर किसी पर्सन का बीएमआई है तो वो क्या है, नॉर्मल है, यानी कि हेल्दी वेट है। ये क्या होता है, हेल्दी वेट होता है। तो अपनी बीएमआई खुद चेक कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप ओबेज है, अंडरवेट है या फिर नॉर्मल है। नेक्स्ट है 25.2 29.9, अगर किसी पर्सन की बीएमआई है 25 से लेकर 29.9 तो वो आता है ओवरवेट के अंदर, एक अंडरवेट एक है ओवरवेट। लेकिन अगर 30.0 और इससे अबव किसी पर्सन की बीएमआई है तो वो पर्सन ओबेज यानी मोटापे का शिकार है। तो आप अपनी बीएमआई चेक करके पता लगा सकते हैं आप नॉर्मल है, अंडरवेट के अंदर है या फिर ओवरवेट के अंदर है या फिर ओबेज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है बीएमआई की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज डेफिनेशन। हालांकि मेरे को क्वेश्चन इतना ही मिला है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन भी पूछी गई थी। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। हालांकि ऑप्शन में आपको कुछ अलग ही मिला होगा, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में वहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई होगी। कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन क्या होती है जान लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स एन इलनेस caused by an infectious agent or its toxins that occurs through the direct or indirect transmission of the infectious agent or its products from an infected individual or via animal vector or the inanimate environment to a susceptible animal and human host। यानी कि सीधी सीधी बात ये है, जो कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन होती है वो डायरेक्टली भी फैल सकती है, यानी कि ट्रांसमिट हो सकती है, और इनडायरेक्टली भी वो ट्रांसमिट हो सकती है। कुल मिला के इसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। बाकी तो आप इस रामायण को पढ़ते रहिए, बात वही है। कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट जो भी है वो सब कुछ, चाहे वो जानवर के थ्रू अगर पर्सन के अंदर फैल रहा है या फिर पर्सन से किसी जानवर के अंदर अगर फैल रहा है तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यानी कि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन इंक्लूड्स एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के सभी क्या है, एग्जाम्पल है, एक को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल एंड कंडोम यूजेज, नेक्स्ट हैंड वॉशिंग, नेक्स्ट BSE। क्या होता है BSE? BSE का मतलब होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पढ़ा होगा आपने, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, BSE। जो BSE है वो किस टाइप का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, पढ़ा होगा आपने, सेकेंडरी प्रिवेंशन। बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो BSE है वो किस टाइप का प्रिवेंशन है, तो आपको आंसर क्या करना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन, बर्थ कंट्रोल एंड कंडोम यूजेज, नेक्स्ट हैंड वॉशिंग, ये जो तीन एग्जाम्पल, ये किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन के। इम्यूनाइज करके आप किसी आगे होने वाली डिजीज कंडीशन से आप बचा रहे हैं। बर्थ कंट्रोल एंड कंडोम यूजेज, कंडोम यूज़ करके आप STD से किसी पर्सन को बचा रहे हैं। साथ ही बर्थ कंट्रोल जो पिल्स वगैरह लेते हैं, जो बर्थ कंट्रोल के लिए यानी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। नेक्स्ट हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग क्यों करेंगे आप, ताकि कोई डिजीज़ कंडीशन है, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल या फिर जर्म्स वगैरह है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो, कोई भी डिजीज़ कंडीशन से आप सफ़र ना करो। तो ये कुछ प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन है, डिजीज़ होने से पहले ही आप उनको प्रिवेंट, मतलब अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो। तो ये क्या है, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। जो BSE है वो क्या है, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन कॉज, यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। ऑप्शंस अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज।
द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आर एडिशंस, हर्निया एंड ट्यूमर्स। देखिए आपको अगर मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर इनमें से कोई ऑप्शन दिया गया था तो आपको इन्हीं में से कोई एक करेक्ट आंसर करना था। एडिशंस हो सकता है, हर्निया हो सकता है एंड ट्यूमर अगर हो रखी है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। स्मॉल बोल ऑब्स्ट्रक्शन इन द एब्सेंस ऑफ प्रायर सर्जरी और हर्नियाज इज ऑफन कॉज्ड बाय ए ट्यूमर। यानी जो स्मॉल बोल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, यानी पहले कोई सर्जरी हुई है या फिर हर्निया की कंडीशन डेवलप हुई है या फिर हर्नियाज और अगर ट्यूमर कहीं पे बनी है तो उसकी वजह से स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज बॉवल इस्चीमिया, इन्फ्राक्शन एंड परफोरेशन। अगर लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो उसकी वजह से बॉवल इस्चीमिया हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है एंड परफोरेशन हो सकता है। तो ये कुछ डिजीज कंडीशन अगर लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है किसी पर्सन को तो ये कुछ अलग से डिजीज कंडीशंस और डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी वैक्सीन रूट यानी जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड जो टेटेनस है ये वैक्सीन का आपको रूट पूछा गया था कि कौन से रूट से ये जाती है ना, यानी कौन से रूट से यहाँ पे देते हैं। रूट वो नहीं है जैसे बसें चलती है, ट्रेन चलती है, कौन से रूट से जा रही है ना, लेकिन यहाँ पर भी कुछ रूट होते हैं जिनसे वैक्सीन को अलग अलग रूट से दी जाती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि डीपीटी वैक्सीन कौन से रूट से आप एडमिनिस्टर करेंगे। तो ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है सबक्यूटेनियस, नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, नेक्स्ट है इंट्राविनस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर। आपको पूछा जा सकता है कौन सी साइट से आप डीपीटी वैक्सीन दोगे, तो आपको ये तो पता चल गया कि इंट्रामस्कुलर आप डीपीटी वैक्सीन दोगे, लेकिन कौन सी साइट से वो भी जान लीजिए क्योंकि कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एडमिनिस्टर ऑल डिप्थीरिया, टिटनस एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, यानी IM दी जाती है डीपीटी की वैक्सीन। साइट अगर आपको पूछे कि किस साइट से दी जाती है, फिर कहाँ से एडमिनिस्टर करवाई जाती है डीपीटी वैक्सीन, तो आपको आंसर में करना है वेस्टस लैटरलिस मसल ऑफ द थाई। जो थाई है उसकी जो वेस्टस लैटरलिस मसल है वहाँ से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है डीपीटी वैक्सीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल फिटल हार्ट रेट इज, इन्हें आपको पूछा गया था कि जो फिटल हार्ट रेट है वो नॉर्मली कितनी होती है। ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे, ए 19 to 120, नेक्स्ट 150 to 180, नेक्स्ट 110 to 160, नेक्स्ट 60 to 100। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी 110 to 160। 110 से लेकर 160 तक क्या होती है, नॉर्मल फिटल हार्ट रेट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है। द एवरेज फिटल हार्ट रेट इज बिटवीन 110 to 160 बीट पर मिनट, यानी कि 110 से 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मली फिटल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट वर्ल्ड टोबैको डे, इन दो क्वेश्चन, एक तो जो एपिडेमिक है, एक जो वर्ल्ड टोबैको डे है, वो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता दिए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए वर्ल्ड टोबैको डे है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे दिनों से लेकर, यानी कि दिवस से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 10 जून, नेक्स्ट 8 जून, नेक्स्ट 5 जून, नेक्स्ट 31 मई। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी 5 जून, यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड एड्स डे, यानी कि 3 आपको दिवस यहाँ पे इस एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको पूछा गया। ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट है 1 दिसंबर, नेक्स्ट 1 मई, नेक्स्ट है 1 जून, नेक्स्ट है 1 जुलाई। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए 1 दिसंबर, यानी कि पहली जो तारीख होती है दिसंबर की उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। तो ये 3 आपको दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्प्लिन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है। जो स्प्लिन है वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, इसकी लोकेशन आपको पूछी गई थी कि कौन से क्वाड्रेंट में स्प्लिन होती है। फर्स्ट है लोअर राइट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट अपर राइट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। यानी कि जैसे कि ये एब्डोमेन, चारों आपको क्वाड्रेंट बता दिए हैं कि ये अपर राइट है, ये अपर लेफ्ट है, ये अपर राइट है,
ये लोअर लेफ्ट है, ये लोअर राइट है। तो अब आपको पूछा गया कि कहाँ पर स्प्लीन है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर होती है स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर टी इंडिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पे मेरे को मतलब कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं मिला, लेकिन आपको कॉपर टी का यूज़ पूछा गया था कि इसका क्या काम होता है कॉपर टी का। तो आपको वही काम बताना था जो आईयूडी का काम होता है, यानी कि जो आईयूडी होती है, इंट्रायूट्राइन जो डिवाइस होती है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वही काम कॉपर टी का है। देखिए, एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज ए स्मॉल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इज पुट ऑन इनटू द यूट्रस एंड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो भी होती है, चाहे कॉपर टी हो, चाहे फिर और इसकी जो अलग अलग जो भी इसकी अलग अलग जो आईयूडीज होती है वो हो, जो भी होती है, ये स्मॉल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होती है जिन्हें यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, और ये क्या करती है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती है। यानी कि ये एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पे काम में ली जाती है। तो सेम इसके भी फंक्शन यही होते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पता है सही से अच्छे से और ऑप्शंस पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको सही आंसर बताया जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया है, सेम यही फंक्शन इनके होते हैं। जो आईयूडीज काम करती है वहीं कॉपर टी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूसीडी स्टैंड्स फॉर। आपको पूछा गया था आईयूसीडी का फुल फॉर्म, आईयूसीडी होती क्या है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो देखिए, जो आईयूसीडी है उसका मतलब क्या होता है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटीसी फुल फॉर्म, यानी आईसीटीसी का पूरा आपको मतलब पूछा गया था कि इसका मतलब क्या होता है आईसीटीसी का मतलब। फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रैवलिंग सेंटर्स। नेक्स्ट, इंटरनल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टर्मिनेटिंग सेंटर्स। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। देखिए, यहाँ पे जो आपको अलग अलग जो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे ट्रेवलिंग, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए, इंटरनल, इंटीग्रेटेड की जगह इंटरनल आपको दिया गया है तो ये भी गलत है। यहाँ पे टेस्टिंग की जगह टर्मिनेटिंग दिया गया है तो ये भी क्या है, गलत है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ये होती है आईसीटीएस की फुल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोइटरीज डेफिशिएंसी ऑफ विच आयंस। देखिए, कौन से आयन की कमी से गोइटर डिजीज कंडीशन होती है। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है कॉपर, नेक्स्ट जिंक, नेक्स्ट आयोडीन, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर अगर गोइटर हो रहा है तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन आफ्टर 1 मंथ। यानी आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो बीसीजी की वैक्सीन लगती है वो कब लगती है, एट बर्थ पे। कब लगती है, एट बर्थ पे। जो एट बर्थ पे बीसीजी की वैक्सीन लगती है वो कितनी अमाउंट में लगती है ये भी आपको पता होगा। चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 0.05 ml। कितनी, 0.05 ml। इतनी वैक्सीन एट बर्थ पे इसकी डोज एडमिनिस्टर करवाई जाती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने बाद अगर आप बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं, 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में अगर आप बीसीजी की वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप कितनी डोज एडमिनिस्टर करेंगे। 6 महीने बाद में जो बीसीजी वैक्सीन है वो नहीं लगाते हैं, 6 महीने के विदिन 6 मंथ जो है बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में फर्स्ट है 5 ml, नेक्स्ट 0.1 ml, नेक्स्ट 0.5 ml, नेक्स्ट है 1 ml। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी, 0.1 ml। देखिए, यहाँ पे जो बीसीजी की वैक्सीन है वो कितनी लगाई जाती है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, 1 ml। 0.1 ml बिल्कुल नहीं लगाते हैं। 0.5 यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो सही आपको ऑप्शन बी करना है, मतलब 0.1 ml ही करना है। 0.05 ml 8 बर्थ पे लगाई जाती है, लेकिन अगर 1 महीने बाद बीसीजी की डोज लगा रहे हैं तो कितने लगाएंगे, 0.1 ml। तो ये आपको ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर बाय विच स्ट्रक्चर। यानी कि जो एक्सटर्नल और जो मिडल ईयर है
उनको जो सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर है उसका नाम आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बैसिलर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट है रिजनर्स मेम्ब्रेन, नेक्स्ट बोथ एंड बी, नेक्स्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल और जो मिडल ईयर है उनको सेपरेट करने वाली जो स्ट्रक्चर वो कौन सी होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर डर्म। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, ईयर डर्म कहा जाता है। इट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। ये किसको सेपरेट करती है, आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप के अंदर भी डाला था। इसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया है। मतलब 450 में से 250 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी सभी लोगों ने गलत जवाब दिए है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, VVM स्टैंड्स फॉर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है। VVM का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है वैक्सीन वाइल मेंटेन, बिल्कुल भी नहीं है, मेंटेन तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वैक्सीन वाइल मॉनिटर, बिल्कुल। नेक्स्ट है वैकेंसी वाइल मॉनिटर। बहुत सारे लोगों ने वैकेंसी वाइल मॉनिटर कर दिया है, तो उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ऐसे आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लिया करो, एक बार आप क्लिक करके दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो और फिर घर आके बोलते हो कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। आपको आंसर करना था वैक्सीन वाइल मॉनिटर, लेकिन आप आंसर क्या करके आ गए, वैकेंसी वाइल मॉनिटर। यानी आपको ऑप्शन किसी प्रकार से मिल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने वैकेंसी यहाँ पे लिखा है, आपको और कुछ भी मिल सकता है। नेक्स्ट है वैक्सीन वाइल मोनिका। देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी वैक्सीन वाइल मॉनिटर। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, तो आप सभी पढ़ने लग जाओ और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ा करो, और जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ा करो। ओके, तो आगे से आप ध्यान रखना, जो भी 140-45 लोग हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो सभी ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे मोनिका जो है, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब आपको बता देते हैं क्या होता है। द नेम मोनिका वाज एन एब्रीवेशन ऑफ मॉनिटरिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि MONICA ये एक प्रकार का एब्रीवेशन है जिसका मतलब क्या होता है, आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर में क्या करना है, मॉनिटरिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रैशेज फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक देन फेस एंड पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज इज। यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर रेसेज सबसे पहले ट्रंक पे होते हैं, यानी कि धड़ के ऊपर होते हैं, उसके बाद चेहरे पे होते हैं और उसके बाद पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर डेवलप होते हैं। यानी कि धब्बे से या आप बोल सकते हैं, यानी कि दागनुमा संरचना, यानी कि दाने नुमा संरचना जो है वो बॉडी के ऊपर बनती है। सबसे पहले कहाँ पे, धड़ के ऊपर, उसके बाद फेस के ऊपर, उसके बाद पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। तो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर ये जो साइन सिम्टम है वो देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार के रेसेज डेवलप होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए फर्स्ट चिकन पॉक्स, नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, नेक्स्ट मीजल्स, नेक्स्ट जर्मन मीजल्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अंदर सबसे पहले ट्रंक के ऊपर क्या होता है, रेसेज होता है, उसके बाद फेस के ऊपर, उसके बाद जो आपका पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पर डेवलप होंगे रेसेज। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता रखा है गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पे इसके मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, कभी फ्यूचर में पूछ ले तो आपको आंसर करना है सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि रेसेज स्प्रेड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू ट्रंक। यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर भी रेसेज होंगे और ट्रंक के ऊपर भी रेसेज होंगे। तो कौन सी डिजीज कंडीशन है, स्मॉल पॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत के अंदर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ट्रेकोमा, नेक्स्ट ग्लूकोमा, नेक्स्ट कैटेरेक्ट, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी कैटेरेक्ट। जो भारत के अंदर ब्लाइंडनेस का लीडिंग कोज है वो क्या है, कैटेरेक्ट है। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, ग्लूकोमा के अंदर IOP बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, IOP। क्या होता है IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा। ट्रेकोमा एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ साथ ही, कैटेरेक्ट तो लीडिंग कोज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट ट्रेकोमा इज कोज बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस।
यानी कि जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस है इसकी वजह से कंडीशन कॉज होती है ट्रेकोमा, और एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट, यानी डायबिटीज मेलाइटस के सभी साइन सिम्टम है एक को छोड़कर। हो सकता है आपको यहाँ पे 3P का नाम दिया गया हो, कौन सा नाम, 3P। ऑप्शन के अंदर आपको 3P दिया गया हो और एक आपको अलग से ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है ब्लड विजन, नेक्स्ट है इंक्रीज यूरिनेशन, नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, नेक्स्ट अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन सी, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। ये डायबिटीज़ मेलाइटस का साइन सिम्टम नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लड विजन, इंक्रीज यूरिनेशन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये सभी क्या है, साइन सिम्टम है डायबिटीज़ मेलाइटस के। और हो सकता है आपको 3 ऑप्शन जो है वो 3P के दिए गए हो, कौन से वो 3P वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर, द 3Ps ऑफ डायबिटीज़ आर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। ये 3P होते हैं। तीनों P का मतलब भी समझेंगे, यानी कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया का मतलब भी समझेंगे। पॉलीडिप्सिया का मतलब है प्यास ज़्यादा लगना, मतलब थ्रस्ट इंक्रीज होना। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिनेशन होना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना। नेक्स्ट पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो अगर इंक्रीज एपेटाइट, थ्रस्ट एंड यूरिनेशन अगर हो रहा है तो किस डिजीज कंडीशन को शो कर रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस को। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर 3Ps होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन दिए गए हो और एक ऑप्शन आपको गलत दिया गया हो, वहीं आपको चूज करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट द एक्यूट एंजाइना पैक्टोरिस। एक्यूट एंजाइना पैक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज ली जाती है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एम्लोडिपिन, नेक्स्ट फ्रूसिमाइड, नेक्स्ट एस्पिरिन, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। आप यहाँ पे जो एंटीजी है वो आप एंटीजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एंटीजी। ओके, एंटीजी क्या होता है, एंटीजी होता है नाइट्रोग्लिसरीन। आपने ऑप्शन ढूंढा होगा वहाँ पे लेकिन नहीं मिला होगा एंटीजी का ऑप्शन। आपको यहाँ पे फिर क्या करना था आंसर, आपको यहाँ पे आंसर करना था ऑप्शन सी, एस्पिरिन। जो एस्पिरिन है उसे भी एक्यूट एंजाइना पैक्टोरिस की डिजीज कंडीशन अगर किसी को होती है तो उसमें काम में लिया जाता है। बाकी जो एंटीजी है यानी कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो सबलिंगुअली यूज़ ली जाती है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल यानी कि अंडर द टंग, जो जीभ है उसके जस्ट नीचे इसको रखा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूजली रिकमेंडेड टू द ट्रीट सडन अटैक ऑफ एंजाइना, यानी कि एंजाइना के सडन अटैक को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन यूज ली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया नहीं था एंटीजी, और यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, एस्पिरिन। एस्पिरिन भी एक्यूट एंजाइना पैक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट। डायबिटीज मेलाइटस से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रॉनिक, सभी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है किसके, डायबिटीज मेलाइटस के, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है न्यूरोपैथी, नेक्स्ट रेटिनोपैथी, नेक्स्ट नेप्रोपैथी, नेक्स्ट है आर्थराइटिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही क्या है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है किसके, डायबिटीज़ मेलाइटस के। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड नेप्रोपैथी तीनों ही डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंडल हाइट लेवल इन 24th वीक, यानी कि आपको पूछा गया था कि 24 वीक पे फंडल हाइट किस लेवल पे होगी। क्वेश्चन हो सकता है आपको लंबा पूरा पूछा गया हो, लेकिन आपको कुल मिला के बात वही है कि आपको ये पूछा गया था कि फंडल हाइट 24 वीक पे कहाँ पर होती है, यानी किस लेवल पे होती है। आपको आंसर करना था 1 to 2 सेंटीमीटर अबाउ द अम्बलाइकस। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे 4, उनमें से आपको करेक्ट आंसर क्या करना था, 1 to 2 सेंटीमीटर अबाउ द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से जस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या होती है, फंडल हाइट होती है 24 वीक के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग कितने कितने वीक पे कहाँ पे होती है। पहले देखिए गेस्टेशनल एज, उसके बाद देखिए फंडल हाइट लैंडमार्क। तो पहले देखिए 12 to 14 वीक, 12 से 14 वीक पे प्यूबिक सिम्फाइसिस पे होती है फंडल हाइट। अगर आपको पूछे कि 20 से 22 वीक पे, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, अम्बलाइकस। 20 से 22 सप्ताह पे फंडल हाइट कहाँ पे होती है, जस्ट अम्बलाइकस के पास में। नेक्स्ट है 36 to 40 वीक, यानी कि 36 से लेकर 40 वीक पे, यानी 36 से लेकर हो सकता है 36 और 37 वीक पे जो फंडल हाइट होगी वो जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक जाएगी। उसके बाद 37 से 40 वीक, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पे 36 से 40 वीक बोल दिया है
तो यहाँ पे 37 से 40 वीक पे भी वहीं रहेगी, नहीं बिल्कुल नहीं। 36 से 37 वीक पे जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक होती है। उसके बाद रिग्रेशन ऑफ फंडल हाइट बिटवीन 36 टू 32 सेंटीमीटर, यानी कि जो 36 या 37 पे पीक लेवल पे जो फंडल हाइट वो होती है जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक, वो अब क्या होती है, वापस रिग्रेशन होती है, मतलब वापस वो कम हो जाती है। न्यू 36 जो वीक पे जीफॉइड प्रोसेस पे थी उसकी फंडल हाइट, वो जस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर मतलब कम हो जाती है। तो वो नेक्स्ट जो सप्ताह होता है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ये फंडल हाइट के अलग अलग वैल्यूज़ जो मैंने आपको बता दी, ये आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको पूछा गया था ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, यानी ऑटोक्लेविंग के अंदर कितना क्या टेम्परेचर रखा जाता है और कितना क्या प्रेशर रखा जाता है। हो सकता है आपको सिर्फ टेम्परेचर ही पूछा गया हो, तो अगर आपको टेम्परेचर ही पूछा गया था तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, साथ ही प्रेशर भी पता चल जाएगा। फर्स्ट है 121 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 15 LB, नेक्स्ट है 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 LB, नेक्स्ट है 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45 LB, नेक्स्ट है 1.21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 LB। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 LB। तो यानी कि जो ऑटोक्लेविंग होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने प्रेशर पे, 15 LB पे। कितने प्रेशर पे, 15 LB पे। तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपको बता दिए गए हैं। आगे फ्यूचर में आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही किया तो अच्छी बात है, अगर आपने गलत किया तो आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया पॉजिटिव एजेंट। आपको चिकनगुनिया का पॉजिटिव एजेंट भी पूछा गया था। फर्स्ट है रूबेला वायरस, नेक्स्ट पोलियो वायरस, नेक्स्ट चिकनगुनिया वायरस, नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया कोई डिजीज कंडीशन है तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो क्या होगा, चिकनगुनिया वायरस ही होगा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चिकनगुनिया वायरस इज ए मेंबर ऑफ द जीनस अल्फा वायरस एंड फैमिली टोगावायरिडी। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि जो चिकनगुनिया वायरस है वो कौन से जीनस से हैं, तो आपको आंसर में क्या करना है, अल्फा वायरस। अगर आपको इसकी फैमिली पूछे कि चिकनगुनिया वायरस की फैमिली कौन सी है, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, टोगाविरिडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किल्ड वैक्सीन एग्जाम्पल एक्सेप्ट। यानी कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी किसके एग्जाम्पल है, किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट देखिए साल्क, नेक्स्ट कोलेरा, नेक्स्ट पार्टिसिस, नेक्स्ट साबिन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी साबिन। ये क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि लाइव एट्यूनेटेड होती है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए वो किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। आपको पूछा गया था कि हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन क्या होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, नेक्स्ट है फिटल यानी फास्ट हार्ट रेट, नेक्स्ट पाल्पिटेशंस। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी रेस्टलेसनेस। हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन होता है रेस्टलेसनेस। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए ये भी हाइपोक्सिया के ही साइन सिम्टम है, लेकिन ये क्या है, लेट साइन सिम्टम है। जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए पहले अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया कौन कौन से हैं, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस एंड एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये कुछ अर्लीस्ट साइन है किसके, हाइपोक्सिया के। तो ये आपको ध्यान रखने तीनों ही, आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया डेफिनेशन, यानी हाइपोक्सीमिया का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया था। इसका मतलब होता है हाइपोक्सीमिया का मतलब एन एबनॉर्मल लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोक्सीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय वॉमिटिंग। यानी कि वॉमिटिंग के अंदर किस प्रकार का एसिड बैलेंस इम्बैलेंस जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्यों मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलेंगे, यानी कि क्यों होगा एसिड बेस बैलेंस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, जो HCl प्रेजेंट होता है स्टोमक के अंदर, वो जो एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है, यानी कि वहाँ की जो एसिडिक pH है वो एसिडिक pH नहीं रहती है, वो एल्कलाइन में मतलब एल्कलाइन pH के अंदर हो जाता है। यानी कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की
कंडीशन वहाँ पे डेवलप होती है। कब? जब वॉमिटिंग किसी पर्सन को होती है तो उसमें जो एसिड बेस इम्बेलेंस होगा वो कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KMC कंपोनेंट्स। हो सकता है आपको कंगारू मदर केयर के बारे में पूछा गया हो और इस प्रकार से पूछा गया हो कि किस प्रकार से कंगारू मदर केयर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनमें से जो आपको करेक्ट आंसर क्या करना था, यानी ऑप्शन में मेरे को सुनने में आया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जो ऑप्शन आपको दे रखा था वही आपको करेक्ट आंसर करना था। पहले देखिएगा कंगारू पोजीशन, कंगारू पोजीशन में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, और यहीं आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था और यहीं आपको करेक्ट आंसर करना था। कंगारू मदर केयर के अंदर कंगारू पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कंगारू न्यूट्रिशन, नेक्स्ट कंगारू सपोर्ट, नेक्स्ट कंगारू डिस्चार्ज। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो KMC है उसके कंपोनेंट्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विकनिंग इज फेल्ट एट, यानी जो क्विकनिंग है वो कब फेल्ट होती है, यानी कब महसूस होती है, आपको ये पूछा गया था। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा, चलिए नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्विकनिंग का मतलब होता है जो फिटस है वो पहली बार, जो फिटस है वो पहली बार किकिंग करता है, यानी कि लात मारता है, वो क्या होता है? क्विकनिंग। यानी कि मदर को फील होता है कि बच्चा हाथ पैर हिला रहा है, तो वो क्विकनिंग कहलाती है। जो क्विकनिंग है वो कब महसूस होती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 12 to 14 वीक, नेक्स्ट है 14 to 16 वीक, नेक्स्ट है 18 to 20 वीक, नेक्स्ट है 35 वीक। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सी 18 to 20 वीक, 18 से 20 वीक पे पहली बार क्विकनिंग फेल्ट होती है, पहली बार महसूस क्विकनिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर देख लीजिए क्विकनिंग होती क्या है, इसके बारे में फिर से यहाँ पे बता रखा है। क्विकनिंग इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फिटस फेल्ट इन यूटेरो, यानी कि यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसका पहला जो मूवमेंट होता है, जो पहली वो लात मारता है, चाहे हाथ से मारे चाहे लात से मारे, वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। क्या कहलाता है? क्विकनिंग। इट अकर्स फ्रॉम द 18 to 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो क्विकनिंग होती है वो 18 से 20 वीक पे होती है, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है वो पहली बार बच्चे से जो लात वगैरह बच्चा जब मारता है वो कब फील करती है? पहली बार 18 से 20 वीक के ऊपर। तो ये आपको पता चल गया क्विकनिंग होता क्या है और ये कब महसूस करती है क्विकनिंग मदर, जो प्रेगनेंसी है, जो प्रेग्नेंट मदर है वो। तो ये आपको दोनों ही याद करनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, व्हाट इज़ द स्पोरेडिक। स्पोरेडिक की डेफिनेशन भी आपको पूछी गई थी कि स्पोरेडिक होता क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अकरिंग ओकेजनली, सिंगली एंड इन इरेगुलर और रैंडम इंस्टेंसेज। नेक्स्ट है एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, पैंडेमिक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट समथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री, ये एंडेमिक की डेफिनेशन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो आपको करना था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। स्पोरेडिक का मतलब होता है अकरिंग ओकेजनली, सिंगली एंड इन इरेगुलर और रैंडम इंस्टेंसेज। बाकी जो दो डेफिनेशन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑल ऑफ दी अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ही नहीं था। जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन ए, अकरिंग ओकेजनली, सिंगली एंड इरेगुलर इन रैंडम इंस्टेंसेज। दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं शिफ्ट फर्स्ट के पेपर से। नेक्स्ट जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, यानी कि सेकंड शिफ्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, 20-30 क्वेश्चंस, वो भी आपको बताए जाएंगे। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए वो कमेंट करके बता सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस थे और कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए थे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।